एक तीव्र परमाणु निर्माण चीन को एक नए शीत युद्ध के खतरे में बदल सकता है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। दुनिया में केवल मुट्ठी भर दुष्ट परमाणु शक्तियां हैं। रूस, उत्तर कोरिया, फ्रांस। लेकिन चीन न केवल एक परमाणु शक्ति के रूप में बल्कि एक परमाणु महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है, जो अमेरिका और रूस को टक्कर दे सकता है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। वर्षों से मैं बात कर रहा हूं कि हम दूसरे शीत युद्ध में कैसे हैं, और परमाणु महायुद्ध के खतरे के बिना शीत युद्ध क्या है। बच्चों को फिर से अपनी डेस्क के नीचे छिपना सिखाना शुरू करने का समय आ गया है। हर कोई जानता है कि यदि आप यहां नीचे हैं तो परमाणु विस्फोट नहीं हो सकते। 2022 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में पेंटागन ने कहा, 2030 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका अपने इतिहास में पहली बार सामरिक प्रतिस्पर्धियों और संभावित विरोधियों के रूप में दो प्रमुख परमाणु शक्तियों का सामना करेगा। यह एक बड़ी बात है। दुनिया मुश्किल से परमाणु विनाश के खतरे से बचने में सक्षम थी जब यह सिर्फ अमेरिका बनाम सोवियत संघ था। चीन को मिश्रण में फेंक दें और अब अमेरिका तीन तरफा परमाणु प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के बारे में सवालों का सामना कर रहा है, जो परमाणु युद्ध को सफलतापूर्वक टालने वाली अधिकांश निवारक रणनीति को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास मैक्सिकन गतिरोध है परमाणु के साथ, जो भयानक है। ये देखते हुए कि रूस और चीन के कितने दुश्मन हैं, परमाणु युद्ध अब तक का सबसे काला ओपरा एपिसोड जैसा दिखेगा। ताइवान, आपको एक परमाणु बॉम्ब मिलता है, और यूक्रेन, आपको एक परमाणु बॉम्ब मिलता है। आप सभी परमाणु बॉम्ब प्राप्त करें। वर्षों से चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को तार तार कर रहा है। पिछले अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के दौरान शी जिनपिंग ने विशेष रूप से कहा, हम रणनीतिक प्रतिरोध की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करेंगे, और उससे उनका मतलब परमाणु से था। डन। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सिर्फ एक कील वाले बोट के बारे में बात कर रहा था। यह एक बार एक विदेशी खतरे को दूर करने के लिए काफी अच्छा था। वर्तमान में चीन के पास लगभग 410 परमाणु हथियार हैं। लेकिन पेंटागन की नवीनतम चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट के अनुसार, अगर चीन अपने परमाणु विस्तार की गति को जारी रखता है तो वो 2035 की समय सीमा तक लगभग 1500 वॉरहेड्स का भंडार जमा कर लेगा। यह अनिवार्य रूप से इसे रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर रखेगा, जो अभी भी शीत युद्ध की ऊंचाई से काफी बेहतर है, जब दुनिया में लगभग 70,000 परमाणु हथियार थे। जो मैं कहूंगा वो बहुत अधिक है। मार्क को छोड़कर एक मजबूत पर्याप्त शब्द नहीं है। शायद परमाणुकरण से अधिक, सिवाय इसके कि मैं ये भी नहीं जानता कि क्या हमारे परमाणु उतने परमाणु से बचे रहेंगे। चूंकि कुछ शोध कहते हैं कि दुनिया को नष्ट करने के लिए 100 परमाणु हथियारों की आवश्यकता होती है, हम वास्तव में केवल आर्मगेडन के रंगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को और अधिक परमाणु प्राप्त करने से रोकने के लिए किया जा सकता है? खैर, यहां संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सेना के संयुक्त प्रमुख जनरल मार्क मिले के अध्यक्ष हैं। We are probably not going to be able to do anything to stop, slow down, disrupt, interdict, or destroy the Chinese nuclear development program that they have projected out over the next 10 to 20 years. अच्छा काम। 10 में से 11। कोई नोट नहीं। अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में स्थिति से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। विदेश विभाग ने चेतावनी दी, संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक परमाणु व्यवस्था के लिए सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण अवधियों में से एक में प्रवेश कर रहा है, संभवतः शीत युद्ध के दौरान से भी अधिक। उन्हें समाधान के लिए 180 दिन का समय दिया गया था। लेकिन एक कारण है कि चीन का परमाणु कार्यक्रम इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन को अपने दोस्तों से थोड़ी मदद मिल रही है। इस त्वरित व्यावसायिक विराम के बाद मैं आपको और अधिक बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन की बड़े पैमाने पर परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, और रूस मदद करने जा रहा है। रूस के पास विशाल हथियार हैं, और मैं सिर्फ पुतिन की बंदूकों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि दोनों देश अपने परमाणु शस्त्रागार को मिलाते हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका को बौना कर देगा। खासकर जब से राष्ट्रपति ओबामा ने एक परमाणु मुक्त दुनिया की वकालत की और परमाणु हथियारों पर अमेरिकी निर्भरता को कम करने की रणनीति इस उम्मीद में रखें कि अन्य शक्तियां सूट का पालन करेंगी। वो वास्तव में यह नहीं समझते थे कि सत्तावादी शासन कैसे काम करता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई कह रहा हो, यदि मैं शाकाहारी हो जाऊं तो निश्चय ही ये लकड़बग्घे भी टोफकी को तरजीह देने लगेंगे। और अब चीन एक परमाणु रिएक्टर पर काम कर रहा है, जो कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ ऊर्जा से अधिक के लिए हो सकता है।
ये फुजियान प्रांत के तट पर है, ताइवान से सिर्फ 100 मील की दूरी पर है। यह एक प्रकार का रिएक्टर होगा जिसे फास्ट ब्रीडर के रूप में जाना जाता है। और नहीं, मैं निक कैनन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। या बच्चों की कमी से जूझ रहे देश को चीन का जवाब। एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु हथियारों के लिए एक शीर्ष ईंधन प्लूटोनियम बनाता है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कांग्रेस को बताया, इस तथ्य के आसपास कोई नहीं है कि ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम है और प्लूटोनियम हथियारों के लिए है। अरे, आप इस पर यकीन नहीं कर सकते। शायद वे सिर्फ एक नई स्किन केयर लाइन के लिए प्लूटोनियम बनाना चाहते हैं। आपके रंग को वो खूबसूरत चमक देने से बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये लीजिए, एक रूसी कंपनी इन रिएक्टरों के लिए परमाणु सामग्री उपलब्ध करा रही है। कंपनी को रोसेटम कहा जाता है और यह रूस की शीर्ष परमाणु ऊर्जा कंपनी है। इसका गठन 2007 में पुतिन द्वारा किया गया था, इसलिए कोई राज्य कनेक्शन या कुछ भी नहीं। पिछले कुछ महीनों में रोसेटम ने चीनी रिएक्टर में उत्पादन शुरू करने के लिए 25 टन अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की डिलीवरी पूरी की। अब चीन जोर देकर कहता है कि नया रिएक्टर विशुद्ध रूप से नागरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए है। और कुछ लोग कहते हैं कि पेंटागन सिर्फ भय फैला रहा है। फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का बहुत प्रभावी ढंग से या सस्ते में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्किन केयर ग्रेड प्लूटोनियम के बारे में क्या? 50 के दशक से व्यवहारिक रूप से अब तक दुनिया में परमाणु हथियारों में नियोजित प्लूटोनियम की संपूर्णता को पूरी तरह से अलग प्रकार के रिएक्टरों द्वारा समर्पित सैन्य सुविधाओं में उत्पादित किया गया है। अब चीन के पास वह है जिसे वो सैन्य नागरिक सम्मेलन कहता है, इसलिए ये पूरी तरह से संभव है कि वो पश्चिम से एक परमाणु निर्माण को असैन्य अभियान के रूप में छिपा सकता है। शायद वे नागरिक जासूस एयर से बेहतर है, मेरा मतलब मौसम संबंधी गुब्बारे हैं। लेकिन एशिया टाइम्स का कहना है कि असली खतरा यही है। चीन और रूस दुनिया के पूरे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पर हावी होने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश दशकों से अपने परमाणु उद्योगों को कम कर रहे हैं और यहां तक कि उन्हें खत्म कर रहे हैं। इसने चीन और रूस के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्यात करने और परमाणु आपूर्ति श्रृंखलाओं पर हावी होने का एक बड़ा अवसर छोड़ दिया है। लेकिन क्या यह विशिष्ट रिएक्टर एक खतरा है? ये स्पष्ट है कि जब पश्चिम को विभाजित करने की बात आती है तो चीन और रूस के उद्देश्य का एक सम्मिलन होता है। जब शी जिनपिंग ने पिछले महीने रूस में पुतिन का दौरा किया, रोसेटम और चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें दशकों तक नहीं तो वर्षों तक एक साथ काम करते हुए देखेगा। प्लेनेट लैब्स द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से हम देख सकते हैं कि चीन मिसाइल साइलो के विशाल क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। कुल मिलाकर साइलो क्षेत्र अनुमानित 350 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को धारण कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से कई वारहेड से लैस है। आप जानते हैं कि यह बुरा है जब आप चीन को विशाल छेद खोदते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यह कम डरावना होगा अगर ये सिर्फ सामूहिक कब्रें हों। अब अतीत में चीन ने अपने परमाणु हथियारों को अपनी मिसाइलों से अलग रखा था, जिसका मतलब था कि अगर चीन कभी एक से दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करता है तो पेंटागन के पास बहुत सारी उन्नत चेतावनी होगी कि चीन कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन नई ठोस ईंधन वाली मिसाइलें जो संभवतः साइलो में स्थापित की जाएंगी, उनके वॉरहेड्स के युग्मित होने की अधिक संभावना है, मतलब कि उन्नत चेतावनी चली जाएगी। अन्य संकेत हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए तेजी से धक्का दे रही है। खर्च किए गए परमाणु ईंधन के लिए पुनर्संसाधन संयंत्रों का निर्माण, नए रिएक्टर जो नागरिक पावर ग्रिड में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, और लोकनो में निर्माण गतिविधि, चीन का पहला परमाणु परीक्षण स्थल। रुको, वे खर्च किए गए परमाणु ईंधन का पुनर्संसाधन कर रहे हैं? अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि चीन को पुनर्चक्रण करते देखना अच्छा है। आखिर उन्हें पर्यावरण की परवाह है। उसके शीर्ष पर चीन विकसित कर रहा है जिसे परमाणु परीक्षण कहा जाता है, भूमि, समुद्र और वायु द्वारा परमाणु हथियार देने की क्षमता। विशेष रूप से चीन ने अपने परमाणु पनडुब्बी बेड़े को विकसित करने के लिए एक बड़ा धक्का दिया है, जो चिंताजनक है क्योंकि बहुत पहले 2006 तक एक चीनी पनडुब्बी अमेरिकी विमानवाहक पोत का पता लगाए बिना सफलतापूर्वक पीछा करने में सक्षम थी, जब तक कि वो सामने नहीं आई और उसने नमस्ते कहा। ये सब तब हो रहा है जब नई स्टार्ट संधि समाप्त हो रही है। यह मूल रूप से अमेरिका और रूस के परमाणु शस्त्रागार के आकार को सीमित करने वाली एकमात्र संधि है। इसके पास केवल 1000 दिन बचे हैं जब तक कि अमेरिका और रूस कुछ फिर से बातचीत नहीं करते। और यूक्रेन में युद्ध के साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अच्छी बात यह है कि इसका मतलब है कि अमेरिका और भी परमाणु हथियार बना सकता है। वाह, अब मुझे निश्चित है कि हमारे परमाणु भी विस्फोटों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने चीन को एक मूल्यवान सबक भी सिखाया है। मेरा मतलब है, यदि आपका लक्ष्य परमाणु महायुद्ध को रोकना है तो यह मूल्यवान नहीं है। लेकिन परमाणु युद्ध का साया पूरे यूक्रेन युद्ध पर छाया हुआ है। मार्च के अंत में रूस ने यह भी घोषणा की कि वह यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। हालांकि वास्तविक तैनाती अभी दूर की कौड़ी लगती है।
फिर भी चीन ताइवान के साथ वही करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया। ठीक है, शायद अधिक सफलतापूर्वक, लेकिन तुम मेरी बात समझो। डर यह है कि चीन ताइवान को लेने के लिए परमाणु बल का उपयोग करने की धमकी देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका होने के नाते ताइवान को परमाणु युद्ध के जोखिम के बजाय गिरने देगा। हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अमेरिका स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ने शीत युद्ध के बाद से देश के परमाणु शस्त्रागार के लिए पहला नया हथियार बनाने की योजना की घोषणा की है। रुको, शीत युद्ध के बाद से हमने कोई नया परमाणु नहीं बनाया है? क्या कोई पुराने पर समाप्ति तिथि की जांच कर सकता है? वे अभी भी अच्छे नहीं हो सकते, है ना? और यह अमेरिका के परमाणु ठिकानों, संयंत्रों, बमवर्षिकों, पनडुब्बियों और भूमि आधारित मिसाइलों के एक बहुत बड़े परमाणु ओवरहाल का हिस्सा है जो 2014 में शुरू हुआ था। और $1 ट्रिलियन तक के प्राइस टैग के साथ हम उसे खर्च नहीं कर सकते। मैं मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि हाल के अनुमानों ने इसे $2 ट्रिलियन तक रखा है। जब परमाणु विनाश की बात आती है तो एक अतिरिक्त $1 ट्रिलियन का ऋण क्या होता है? एक छेद में गहरा होना वास्तव में अच्छा है, क्योंकि सभी परमाणु गिरावटों के साथ मानवता को वैसे भी भूमिगत रहना शुरू करना होगा। बेशक चीन और रूस कह रहे हैं कि अमेरिकी परमाणु ओवरहाल इसलिए उन्हें अपने अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे अमेरिका घबरा गया है, इसलिए उन्हें और भी तेजी से ओवरहाल करने की जरूरत है। और हम सब विस्मरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे डेस्क के नीचे फिर से छिपने का समय, बच्चों। लेकिन आप जानते हैं, एक परमाणु की कीमत से भी कम कीमत पर आप बिना सेंसर वाले चीन का समर्थन कर सकते हैं, इसलिए हम एपिसोड बनाना जारी रख सकते हैं। patreon.com/China Uncensored पर एक एपिसोड के लिए केवल $1 की आवश्यकता होती है। एक परमाणु से इतना सस्ता, आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? और योगदान देने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद के रूप में प्रशंसकों को मैं 50 सेंट आर्मी कहता हूं। मैं शो में उनके सवालों में से एक का जवाब दूंगा। आज का सवाल गुएरन से आता है, यदि आप तीनों ने खुद को पकड़ा और चीन के बीच में ले जाया गया उत्तरजीवी शैली, तो आप तीनों में से किसके बचने की सबसे अच्छी संभावना है और क्यों? एक बेहतरीन सवाल और एक भयानक विचार। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के पास जीवित रहने का एक बड़ा शॉट होगा। लेकिन मुझे कहना होगा, सॉरी शैली, लेकिन मैट के पास बचने और जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका होगा। वो शैली और आई की तुलना में योजना बनाने में बेहतर संगठित और बेहतर है। जब हम उस माइनक्राफ्ट लाइव स्ट्रीम पर पहुंचेंगे तो ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि हम एक दिन अपने नए चैनल गेमर्स अनबीटन पर करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इसकी जांच नहीं की है तो यह एक वास्तविक बात है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, गुएरान। और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। आपसे अगली बार मिलेंगे।